हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इस चैनल को सपोर्ट किया है वो वाकई में मतलब उम्मीद से परे है मेरे लिए। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही हमने ग्रो किया है, इतना मैंने सोचा नहीं था। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, ये चैनल जो है वो 8 अप्रैल 2020 को चालू किया था मैंने। मेरा पे जो पहला वीडियो है ना बच्चों, वो 8 अप्रैल को अपलोड किया था और वापस से 8 अप्रैल आने वाली है। और अब शायद इतना कर पाएँ आप और मैं मिलकर के, हमारी टीम मिलकर के, कि ये जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर हैं वो 5000 मतलब 5K को टच कर जाए। और वो कर सकते हैं जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को लगता है कि शायद 5000 से ज़्यादा ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने जो टारगेट अचीव किए वो बहुत ज़्यादा हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर किसी का छोड़ो, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा कर लेंगे। मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और मैं ये चीज़ शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के अंदर कम ही पड़ जाता हूँ, भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा कम पड़ जाता हूँ। फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा है भाई, मेरे को पता है। ऑलराइट, ओके, तो टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डील करेंगे आज। हमारे पास में जो अध्याय है वह है धाराविद्युत। ये यूनिट नंबर 2 है। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देख लेंगे। इसी के साथ में मैं आपको बार बार कहता हूं, आपकी बुक में पीछे जो ABCD के सवाल हैं वो एक एक सवाल तैयार कर लीजिएगा। हालांकि आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब विद्युत धारा और विद्युत परिपथ वाला चैप्टर देखिएगा, उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पूरे करवा रखे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से तो मैंने सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जहाँ तक मेरे को पता है, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज डील कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, और दोस्तों से भी करवाओ ना, उन तक पहुँचाओ जिन्हें वाकई में लग रहा है कि फ़िज़िक्स में कैसे पार लगेगी। तो अगर उन्होंने लास्ट वाले वीडियोज़ भी देख लिए और उनको अच्छे से याद कर लिया, उनकी पार लग जाएगी। और जो वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं 100 में से 100 डॉट टच करेंगे अपन, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन चालू करता हूँ। ओके, एक मिनट रुकिए। देखिए बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनमें से देखिए मोस्टली पार्ट हटा दिया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या आ सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल जो आप बोर्ड स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं मेरे काम करने का पार्ट थोड़ा सा कम कर देता हूं, अपने क्वेश्चन इतने में डील हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, हो जाएगा काम। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, किसी चालक की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया गया है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और अपरिवर्तित। क्या बोल रहा है पहले तो वो समझिए। चालक को खींच करके लंबा कर रहा है और कितना, 2 गुना कर रहा है, ऐसा ही बोल रहा है वो। देखो इस चीज को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। अगर हम किसी भी चीज को, मतलब तार को अगर खींच करके लंबा करते हैं, अगर मैं इसको खींच करके लंबा कर पाऊँ तो आपको पता चलेगा कि इसकी मोटाई घट जाएगी। क्लियर है ये बात। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ को खींच करके बड़ा करते हैं, लेट्स सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इसका ये सेकंड पार्ट मान लीजिएगा, तो वो बोल रहा है कि जो लंबाई है वो प्रारंभ की लंबाई की 2 गुनी कर दी गई है। अगर मैं प्रारंभिक लंबाई को L मानूँ तो ठीक है। और प्रारंभ की बात की जाए, मतलब प्रारंभ की अगर बात करें तो उसकी वास्तविक लंबाई तो है L, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, और प्रतिरोधकता जो है वो रो मान लेते हैं, और प्रतिरोध का मान अपने मान लिया R। तो अगर R का फॉर्मूला शुरुआत में देखा जाता तो वो होता रो L डिवाइडेड बाय A इनिशियली, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि तार को खींचा और लंबाई को दुगना कर दिया, तो ये हो जाएगा। जैसे ही लंबाई को दुगना किया, ये बात ध्यान में रखना, जितना आप लंबाई को बढ़ाते हैं उतना ही उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाता है। मतलब अगर आपने लंबाई को दुगना किया तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रारंभ का आधा हो जाएगा। अगर आपने लंबाई को 3 गुना कर दिया तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रारंभ का 1/3 रह जाएगा।
इसको 4 गुना कर दो तो ये 1/4 ही रह जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। प्रतिरोधकता पे तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक। तो अगर हम नया प्रतिरोध देखते हैं R' तो वो क्या होता, तो आंसर है रो L' डिवाइडेड बाय A' होता। क्लियर है ये बात, तो मान रखो तो ये होता रो L' का मान कितना 12, A' का मान कितना A/2, यही तो मान रखूं। A कहाँ जाएगा ऊपर, 2 को 2 से गुणा करो, सॉरी 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 4, तो इस 4 को आगे लिख दिया। फिर क्या रो L डिवाइड बाई A, गौर कीजिए रो L डिवाइड बाई A क्या है प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा प्रारंभ का कितना बच्चों 4 गुना, कितना गुना प्रारंभ का बच्चों 4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल सा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इतना काम तो करना होता नहीं है ना, ये तो जब कोई बड़ा सवाल आए तब हम इतना काम करेंगे। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था अगर तार को खींच करके लंबा करोगे, ध्यान में रखना, अगर तार को खींच करके लंबा कर दिया जाए उस स्थिति में नया प्रतिरोध जो है वो n² गुना होता है प्रारंभ का, है ना। जैसे दुगुना कर रहे हो तो n का मान कितना दुगुना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर r मतलब 4r। अगर खींच करके प्रारंभ का 3 गुना कर दिया, 3 गुना तो मतलब n का मान कितना 3 × 3 लिख दोगे, तो फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आता तो फिर होता 9r। बात समझ रहे हो, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका था। R' = n²r और n की वैल्यू कितनी दुगनी करी थी तो फिर लिख दो। हाँ आप ये बोलोगे सर ये तो हटा दिया, बच्चों ये बात ध्यान में रखो, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हटाई है लेकिन प्रतिरोध की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता को कोर्स से नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट नहीं एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो भी देख लीजिएगा इससे रिलेटेड, उसमें प्रतिशत परिवर्तन के बारे में पूछा गया, तो इसको उतार लो, है ना। ओके नेक्स्ट देखिए दूसरा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। भैया चालक में कैसी गति होती है, अपवहन गति होती है इलेक्ट्रॉन की। कैसी गति होती है, अपवहन गति, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। हालांकि इसे त्वरित भी कहा जा सकता था, और इसके वो पढ़ो क्या बोल रहा है, गति कैसी है, समरूप, फिर त्वरित, अपसरित और अवमंदित। देखिए मैं अगर होता तो मैं अवमंदित को एक बार के लिए टिक लगाता। रीज़न क्या है कि जब चालक में कोई धारा बह नहीं रही हो तो फिर वो यादृच्छिक गति करता है, लेकिन जब चालक में अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो फिर वो अपवहन गति करते हैं, ठीक है। अपवहन गति करते हैं, ये गति कैसी है, तो हम बोलते हैं अगर यादृच्छिक गति की तुलना में अपवहन गति को देखें तो ये 10⁻10 गुना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ये मैंने आपको बताया भी है वीडियो में। तो फिर मैं बोलता ये अवमंदित होती, ठीक। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक वर्ड दे रखा है अपसरित। अब अपसरित का इंग्लिश वर्ड दे रखा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट तो पता है हमें क्या होता है, अपवहन को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और वैसे भी चालक में कैसी गति होती है आवेशों की, ड्रिफ्टिंग होती है। तो ये बात ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। उनकी गति कैसी होती है, अपवहन गति होती है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी होती है। और अपवहन का उन्होंने दूसरा नाम लिख रखा है, अपसरित भी से बोला गया है, ठीक है। चलिए ये किताब जो है वो अदर बोर्ड की है, इसलिए फिर आपको थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो किरचॉफ, तीसरा देखिए किरचॉफ लिखा हुआ है, और बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ दिखेगा, बहुत सारी बुक्स में ये ऐसा दिखता है। क्यों, क्योंकि हर एक बोर्ड की किताबें जिस तरीके से छपी हुई हैं उनमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम ऊट पटांगे, जैसे डी ब्रोगली भी लिखते हैं, डे ब्रोगली भी लिखते हैं, ये डिपेंड कि छाप कौन रहा है, ठीक है। इंग्लिश में सभी को एक जैसा लिखा हुआ है। हाँ भाई, किरचॉफ का बिंदु नियम। अब बिंदु नियम कौन सा है वो समझिए। तीसरा बिंदु नियम, बिंदु से ही आपको पता चल जाना चाहिए बिंदु पे कौन सा था,
तो हम बोलते हैं संधि वाला जो नियम है ना, किरचॉफ का संधि का नियम, पहला नियम जो था जंक्शन लॉ, ठीक है, बिंदु नियम, इस नियम का पालन करता है। किसका भाई? संधि का नियम किससे रिलेटेड था? धारा से। धारा किससे रिलेटेड है? आवेश से। तो कौन से संरक्षण के नियम का पालन करेगा? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करेगा। ठीक है बच्चों, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये समझो कि वो नियम क्या था, वो धारा से रिलेटेड था, समीशन आई बराबर 0 था उस नियम के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि धारा का लेना देना आवेश से, ऊर्जा से नहीं है अभी। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर लेना देना आवेश से था तो हमने बोला कि आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है भाई। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो कौन सा आना चाहिए? इसका बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम मत लगा दीजिएगा प्लीज। कौन सा आएगा? आवेश की संरक्षता का सिद्धांत जो है वो आएगा। अब फोर्थ देखिए, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अब हमें ये बताना है कि किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है। ठीक, ऑप्शन देखो, विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र और चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। पहले तो ये बात समझिए कि जब हम किरचॉफ का नियम पढ़ रहे हैं तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को तो देखना ही नहीं है। तो फिर लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र चाहे संरक्षित चाहे असंरक्षित, हटाओ उसको। ठीक है, अब आगे चलो, हमें सिर्फ 2 ऑप्शन में से चूज करना था। कौन सा? विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित होना और विद्युत क्षेत्र का संरक्षित होना। अब ये आप सभी को पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है। तो हमने कभी ये पढ़ा नहीं है, मैंने भी ना आपको पढ़ाया, ना आपको किताब में ये लाइन देखने को मिलेगी कि किरचॉफ का नियम जो है वो इसका परिणाम है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑप्शन दिए हुए थे ना, उन ऑप्शन से हमें पता चल गया कि भैया ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज बिल्कुल सही थी। क्या? विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षित क्षेत्र होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना। तो फिर हमने बोला कि ये वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए। कौन सा वाला? विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक ही बिल्कुल सही दिख रहा था। हाँ, हो गया ये सवाल। फिफ्थ देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। फिफ्थ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो चलो छोड़ो उसको, प्रतिरोध के ऊपर है, नहीं करेंगे, ये वाला सवाल नहीं आएगा, प्रतिरोधों का संयोजन नहीं है। सिक्स्थ देखो आप, तो प्रतिरोधों को संयोजन नहीं है, श्रेणी और समांतरक्रम संयोजन नहीं है इस बार कोर्स में। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। देखो, अगर 2 सेलों को आप समांतर क्रम में जोड़ दो जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद ही रहना चाहिए। क्या भाई? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कुछ बच्चे होशियार बन जाएंगे, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये गलत है भाई, पूर्णतः गलत है ना। उल्टा गुणा चलता है यहाँ। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको पता होगा। तो ये होगा ऑप्शन, है ना। देखिएगा ये ऑप्शन जिसमें मिले आपको। हाँ, ए ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन ये वाला था, गलत है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई देगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, 7वां देखिए। हाँ, 7वां, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी तरीके का कोई कार्य नहीं होता। कौन से में? जब वो क्षेत्र कैसा हो? समविभवी क्षेत्र हो। कैसा क्षेत्र होना चाहिए बच्चों? समविभवी क्षेत्र होना चाहिए। इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कोई कार्य नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन परफेक्ट है। 8वां देखिए, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार क्या होना चाहिए? धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ध्यान में रखिएगा। तो क्या आएगा इसका? 0 होता है। ठीक, अगला देखिए 9th वन, व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। प्रतिरोधों को मापते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध और विभवांतर। देखिए, थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। ये भी आ सकता है कि मीटर ब्रिज के द्वारा नापा जाता है,
तो मीटर ब्रिज के द्वारा भी नापते हैं, लेकिन हम निम्न प्रतिरोध को नापते हैं, है ना। जबकि व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा आप कैसे भी प्रतिरोध को नाप सकते हो, उच्च को भी और निम्न को भी नाप सकते हो, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, वास्तविकता के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो सभी तरीके के प्रतिरोधों पर लागू होता है। जबकि मीटर सेतु जब हम पढ़ते हैं तो मीटर सेतु में प्रतिरोध बॉक्स जो लगा हुआ होता है, ज्ञात प्रतिरोध जो लगा हुआ होता है, उसकी कोटि कम होती है। कोटि कम होती है मतलब वो 10 ओम का आप लगाते हो, मैक्स टू मैक्स वो 10 ओम ना पता है, ठीक है। आप देखोगे प्रतिरोध बॉक्स जो लगाओगे वो 10 ओम का, ज़्यादा ज़्यादा 50 ओम का लगा पाओगे आप, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता चलेगा। इस कारण आपका जो अज्ञात प्रतिरोध है वो भी 50 ओम की कोटि तक मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मीटर सेतु के द्वारा जो प्रतिरोध नापा जाता है वो सामान्यतः कम प्रतिरोध होता है, जबकि व्हीट स्टोन सेतु चूंकि ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि अवश्यम भावी सत्य है, तो ये सभी पे लगेगा, उच्च प्रतिरोध के ऊपर भी और निम्न प्रतिरोध के ऊपर भी। तो ये उच्च प्रतिरोध को भी नापेगा और निम्न प्रतिरोध को भी नापेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9th का ध्यान में रखिएगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। 10वां देखिए, विभव माप। हाँ देखो बच्चों क्या बोल रहा है, पहला सवाल देखिए, ब्लैंक स्पेस है, मैं शायद दिखाई नहीं दूं। पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। कौन से पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ये हो गया सवाल। जबकि कौन से पदार्थों में इनकी संख्या नगण्य होती है, मतलब आपको ऐसे पदार्थ बताने हैं जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और ऐसा बताना है जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, और चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है ये बात। तो हमने कौन सा चूज करना है, हमने बोलना है पहले वाले में चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कुचालक क्या आएगा, कुचालक पदार्थों में इनकी संख्या नगण्य होती है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए दूसरा, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित प्रणोदित बल की दिशा में जिस अल्प माध्य वेग से चलते हैं उसे कहते हैं। देखो थोड़ा सा समझो, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है। ये बात ध्यान में रखना, अपवहन गति करता है। प्रणोदित बल की दिशा में जिस अल्प वेग से चलते हैं उस अल्प वेग को क्या कहते हैं, उस अल्प वेग को हम बोलते हैं अपवहन वेग। कौन सा वेग, अपवहन वेग। तो इसका क्या आएगा बच्चों, अपवहन वेग आएगा। हाँ अगला देखिए तीसरा, धारा घनत्व एक राशि है, कैसी राशि है, सदिश या फिर अदिश, ऐसा पूछ रहा है। बताओ भी कौन सी है, सदिश। कौन सी, सदिश। धारा घनत्व सदिश है, धारा अदिश होती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक। अब देखो धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हो, J से, और J बराबर क्या होता है, I डिवाइडेड बाय A, विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, धारा घनत्व का मात्रक है। मात्रक लिख लोगे आप तो, ठीक है, ओके। फॉर्मूला मत उतार के आ जाना, तुम होशियार की पूछनी, हम फॉर्मूला उतार के आ जाते हो मात्रकों के अंदर। हाँ भाई चौथा देखो, एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न संवहन वेग को कहा जाता है। संवहन मतलब अपवहन वेग को कहा जाता है। तो मैं इसे वापस से बोल देता हूं, एकांक परिमाण के विद्युत क्षेत्र में, एकांक परिमाण का विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र E है, इसका परिमाण 1 है, मतलब 1 न्यूटन प्रति कूलाम मान लो। तो उस स्थिति में अपवहन वेग को क्या कहा जाएगा, अपवहन वेग किसके बराबर होगा। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या भाई वो समझिएगा, VD इज इक्वल्स टू म्यू ई, आपने पढ़ा होगा। तो अगर E का मान 1 रख दूं तो VD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू, और म्यू क्या होता है, गतिशीलता। क्या होता है, गतिशीलता, है ना। तो फिर उस स्थिति में अपवहन वेग बराबर होगा किसके, गतिशीलता के। क्लियर है ये बात। चलिए अब इसमें एक सवाल मैं जोड़ देता हूं, किसकी गतिशीलता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन अथवा कौन सा था, होल्स,
है ना, सेमीकंडक्टर में ही आता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज़्यादा होती है या होल्स की गतिशीलता ज़्यादा होती है? मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता ज़्यादा होती है, ध्यान में रखना। गतिशीलता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा, ये अपने कोर्स में नहीं है, छोड़ो इसे, वैसे आपको दिख गया होगा। विद्युत वाहक बल की माप से की जाती है। विद्युत वाहक बल का सही मापन किसके द्वारा किया जाता है? या तो वोल्ट मीटर या फिर विभव मापी। लेकिन चूंकि हम सही की अगर बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए विभव मापी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। किसका उपयोग? विभव मापी का उपयोग। तो ऑप्शन क्या लिखोगे? विभव मापी से की जाती है। इसका मापन किससे करते हैं? विभव मापी। ठीक है, ये 7वां नहीं है हमारे उसमें, तो छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताओ भाई किसका? पीछे वोल्टर है ना, वोल्टर है तो क्या लगाओगे? विभवांतर। क्या लगाओगे? विभवांतर। रहने बताऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वास्तविकता में देखा जाए तो ये जूल के इक्विवेलेंट हो गया। जूल मतलब कार्य या ऊर्जा, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बोलते हैं कार्यफलन का मात्रक है। किसका? कार्यफलन। कार्यफलन क्या थी? ऊर्जा। क्या थी? मूल भौतिक राशि क्या थी? ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है ना? वोल्ट देख करके विभव या विभवांतर मत लगा देना। चलो आगे, ये 2 सवाल आपको नहीं दिखाई देंगे, मैं यहां पे उतार रहा हूं। देखिए, धातुओं से बनी मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। धातुओं से बनी मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, प्राय इनके अवयवी धातुओं, प्राय इनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा होती है। अब आपको ये देखना है कि अधिक होती है या फिर कम होती है, ये आपको लिखना है। तो थोड़ा सा समझते हैं, ये चीज़ ऐसे आपने कभी सीधी लाइन में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या भाई, हमने मीटर सेतु भी पढ़ा है, हमने विभव मापी पढ़ा है। वहाँ पर हम साफ साफ बोलते हैं कि मीटर सेतु का तार बनाने में या विभव मापी का तार बनाने में तांबे का उपयोग नहीं किया जाता, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटाइन का उपयोग किया जाता है, या यूरेका का उपयोग किया जाता है, जो कि मिश्र धातुएं हैं। क्यों किया जाता है, वहाँ मैंने आपको कारण बताया है। वो कारण से आप ये चीज़ स्पष्ट करेंगे। क्या भाई, जब हम तांबे की बात करते हैं ना बच्चों, ठीक है, तांबा एक मूल धातु हो गई, तो तांबे की प्रतिरोधकता होती है कम। तांबे की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ज्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, तांबे का ये मूल धातु हो गई। जबकि इस तांबे का उपयोग इसलिए नहीं किया गया है, जबकि जो मिश्र धातुएं हो गई, कौन सी? मैग्नीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, ये सारी मिश्र धातुओं में उल्टा होता है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है। ये प्रतिरोध, इनका जो प्रतिरोध है वो ताप पे निर्भर बहुत कम करता है, ताप पे निर्भर ही नहीं करता, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन पता चल गया होगा कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता प्राय इनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। और यहाँ पे प्रतिरोधकता को हटा करके क्या लगा देता? प्रतिरोध ताप गुणांक लगा देता। तो क्या लिखते कि धातुओं से बनी मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक प्राय इनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। डन। चलिए, एक और में सवाल देखने को मिल रहा है, वो क्या है वो देख लीजिए। बिजली के हीटर या इस्त्री में से बने तारों का उपयोग किया जाता है। कौन से तारों का बच्चों? तो आंसर है नाइक्रोम। ये तो पूछ रहे हैं ना। हाँ, इस्त्री में कौन से तारों का? नाइक्रोम का।
हालांकि आपको ये थोड़ा कम पता चलेगा क्योंकि आजकल के हीटर वैसे नहीं है जैसे पुराने यूज़ किया करते थे। आजकल क्या होता है, हैलोजन लाइट आने लग गई है हीटर्स के अंदर। अगर आप देखेंगे ऑरपेट या फिलिप्स किसी का भी, अगर पुराने हीटर देखो ना, सिगड़ी की तरीके से आते थे वो, है ना, और उन सिगड़ी के ऊपर नाइक्रोम की वाइंडिंग होती थी। और अगर आप कभी अपनी उसको क्या कहते हैं, वैसे तोड़ मत लेना, 600-700 रुपये ख़राब हो जाएंगे फालतू में। इस्त्री कौन से बच्चों, प्रेस, ठीक है, किसी ने ढंग की कंपनी की ले रखी है तो उनकी तो 1500-2000 के आसपास की होगी, नहीं तो सामान्य जो प्रेस आती है वो 500-600 में भी आ जाती है। उसको अगर आप खोल करके देखोगे ना तो उसके पेट के नीचे नाइक्रोम के तार होंगे, नाइक्रोम की वाइंडिंग होगी, ठीक है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु बहुत उच्च होता है। मतलब इस्त्री गर्म होती है, गर्म होती तो कोई भी चीज़ गर्म होगी तो पिघलेगी, पिघलेगी तो फिर वो खराब हो जाएगा। अगर इस्त्री में अगर हम ऐसी धातु का उपयोग करेंगे जिसका गलनांक कम होगा तो थोड़ा सा गर्म होते हुए तो पिघल जाएगी। ले भाई से वो सारी का सारा कहाँ पे, कपड़े के ऊपर है, शॉर्ट सर्किट हो गया, झटका भी लगा लिया आपने। तो ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा हो, मतलब चाहे कितना ही गर्म कर लो बेचारा भाई पिघलेगा नहीं, ठीक है, गलनांक उच्च होना चाहिए उनका। ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना, वो गलने नहीं चाहिए। चलिए, तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, ये क्लियर हो गया। आज के लिए बच्चों उम्मीद करता हूँ मैं इतना ही रखूँगा इसको। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा, वैसे एक वीडियो उसका एक पार्ट आपने देख लिया होगा, 2014 के सवाल थे उसमें। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक एक नंबर के जो आपकी बुक के क्वेश्चन है ना, विद्युत परिपथ और विद्युत धारा वाले चैप्टर के, वो कंप्लीट कर लेंगे और उससे आगे वाले वीडियो के अंदर 2015 से 2020 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। मेरे वीडियो थोड़े बहुत बोरिंग हो सकते हैं क्योंकि मैं लगातार फिजिक्स की ही बातें करता हूँ, अदर बातें थोड़ी कम ही कर पाता हूँ, तो ये हो सकता है। लेकिन हमें बच्चों टारगेट समझिए, अच्छा पढ़ना है, सही पढ़ना है और मार्क करना है, सभी को दिखाना है, मोहल्ले वालों को दिखाना है कि हमने पूरे साल मेहनत की थी, ठीक है। मम्मी पापा का नाम जो है वो रोशन करना है। ऐसे जब वो रास्ते से गुजरे ना तो बस ऐसे देखेंगे, ये देखो इनके बेटे के 100 में से 100 आए हैं, ये होना ही चाहिए बच्चों, ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ। चलिए, तो वो भाई ऐसा मत कर लेना मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना बच्चों, ठीक है। बच्चों में दोनों आगे, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।